आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। जैसे कि बहुत कोई अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में सब कुछ बताते ही हैं कि मतलब कौन से बुक्स पढ़ने हैं, और ये सब तो चीज़ कॉमन सी चीज़ है, मतलब सबको ही बताता है कि सबको पता है जेनेटिक्स के लिए बीडी सिंह पढ़ना है, और जो है अपने प्लांट ब्रीडिंग के लिए फुंदन सिंह बीडी सिंह है, प्लांट पैथो के लिए जो है एच सी दुबे है, और भी जो है अंग्राव और ये सब के पीडीएफ है। बट मैं आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ, मतलब प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूँ जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, कि और उनको टैकल कैसे करते हैं उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बीडीसी, बट ये चीज़ नहीं पता होता कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि एक एक सब्जेक्ट का, कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ा जाता है, मतलब मैंने कैसे पढ़ा था, और इफ़ आप लोग को सही लगे तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो, और इफ़ सही नहीं लगे तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, क्योंकि अपना मेथड, प्रिपरेशन का मेथड सबसे बेस्ट होता है और उसी को हमेशा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और इफ़ कुछ ऐसा लगे कि मेरा मेथड में आपको लग रहा है कि हाँ ये इसको मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो उसके साथ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। तो मेरे पास जो जेनेटिक्स की किताब थी वो फंडामेंटल्स वाली नहीं थी, जो छोटी वाली होती वो नहीं थी, बल्कि एक मोटी वाली मेरे पास थी, जो कि जेनेटिक्स बाई बीडी सिंह नाम की आती है, और उसमें कुछ 40 to 44 चैप्टर्स का यूनिट का वो बुक आती है। ठीक है, तो जब मैंने पहली बार वो बुक को परचेज़ किया था और उसमें स्टडी अपना प्रिपरेशन चालू किया था, तो मैंने मेंडेलियन जेनेटिक्स तक मैंने उसे पढ़ा था। और मेंडेलियन जेनेटिक्स तक पढ़ने के बाद मुझे जो चीज़ रियलाइज़ हुई वो थी कि रिटेन करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे कि जो चैप्टर्स थे उन चैप्टर्स को रिटेन करने में प्रॉब्लम आ रही थी, और साथ में एक दूसरी और एक प्रॉब्लम आ रही थी जो कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग। मतलब जैसे कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, उसमें से सॉर्टिंग करने में मुश्किल होती है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट है और कौन सा इन्फॉर्मेशन मेरे लिए, मेरे एग्ज़ाम के लिए उतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो हाई लेवल है। ठीक है, या फिर मुझे पता है ऑलरेडी वो। तो वो दो प्रॉब्लम्स क्या होती है जेन्युइनली हम लोग को देखने को मिलती है। तो पहले आती है कि रिटेन करने वाली। तो रिटेन करने वाली प्रॉब्लम तो सबको ही बताते हैं कि रिवीजन से सॉर्ट आउट हो जाता है, मतलब रिवीजन हम लोग को टाइम टू टाइम करना है तो उससे हो जाता है। तो रिवीजन से तो होता ही है, बट हम लोग को क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उसके। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, और ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम को मैंने कैसे इसको टैकल किया था मैं उसको बताता हूँ। जैसे कि मैं जेनेटिक्स के लिए बीडी सिंह को फॉलो करता था, और साइड बाय साइड एक छोटी सी किताब आती है जेनेटिक्स मेड ईजी। ठीक है, और ये जेनेटिक्स मेड ईजी में क्या है, कुछ ही चैप्टर्स, मतलब जो है ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, वही कुछ 18-20 चैप्टर्स होंगे। तो उन चैप्टर्स को आपको क्या करना है, पहले बीडी सिंह कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप जेनेटिक्स मेड ईजी के वो चैप्टर को खत्म करो, फिर जो आप बीडी सिंह में स्विच हो। ठीक है, आप जेनेटिक्स मेड ईजी को जब पढ़ोगे तो एक एक लाइन को ब्रेक करके अच्छे से उसको समझ करके पढ़ो कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, उसको एकदम ब्रेक डाउन करके आप पढ़ो। ठीक है, और एक बार ब्रेक डाउन करके उसने आपने उसको कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद उसी चैप्टर को आप बीडी सिंह से उसी दिन कंप्लीट करो। ठीक है, और अब जब कंप्लीट करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको पता चल जाएगा, पहले सबको पता रहेगा कि इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक और कौन कौन सा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेनेटिक्स मेड ईजी में बीडी सिंह के ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाकर लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, जब बीडी सिंह को पढ़ोगे तब आपको पता रहेगा पहले से कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इफ़ ऐसा कोई पॉइंट रहता है जो लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में आ सकती है, तो उसी पॉइंट को उठाकर वहाँ पे जेनेटिक्स मेड ईजी के उसी वहाँ पे जहाँ पे होना चाहिए उस टॉपिक में आप उसको लिख दीजिए। ठीक है, बाद में क्या होगा, आप जब इसको हर एक चैप्टर के लिए फॉलो करोगे तब ये आपकी जेनेटिक्स मेड ईजी आपकी नोट्स बन जाएगी। ठीक है, और इसको आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में बाद में रिवीजन के टाइम में आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी। जब आप इसको बार बार 3-4 बार रिवीजन कर लोगे तब आपका जेनेटिक्स मेड ईजी के साथ साथ बीडी सिंह भी आपका आराम से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई जेनेटिक्स की बात। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हम लोग का प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। तो प्लांट ब्रीडिंग देखो, प्लांट ब्रीडिंग में सेम चीज़ जो है लागू होता है तुम्हारा फुंदन सिंह के साथ। तो आप क्या कर सकते हो, जो बीडी सिंह है उसको पढ़ने से पहले फुंदन सिंह को पढ़ लो अच्छे से, फुंदन सिंह के पॉइंट्स को कवर करो। ठीक है, उसके बाद आप बीडी सिंह को पढ़ो। ठीक है, तो आपको क्या होगा, दोनों बुक्स का आप क्या करो, जो चैप्टर है उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट का, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक पेज में लिस्ट आउट कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब 2 बार पढ़ो उसके बाद करना। जैसे कि पहली बार में रीडिंग करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये सब पता नहीं चलती है। आप एक चैप्टर को 2 बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आपको लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो आपको पहले तो फुंदन सिंह पढ़ लिया, फिर बीडी सिंह पढ़ लिया, फिर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पता लगा लिया, फिर एक पेज का एक चैप्टर में नोट्स बनाना। जैसे कि एक पेज आप लिए व्हाइट पेज, उस व्हाइट पेज में सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया, आपको जो लग रहा था कि इस बुक से और उस बुक से मिला के टोटल बनती है। ठीक है, और वो जो एक एक पेज का बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ऐसे मतलब जो है पॉइंट्स होने चाहिए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि एग्जाम में आते हैं, जो कि एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको कवर करना है। और आप
मैं क्या करता था, मैं फुंदन सिंह में भी वही चीज़ करता था कि आप फुंदन सिंह पढ़ने के बाद बीडी सिंह पढ़ता था, और बीडी सिंह में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगती थी उसको मैं फुंदन सिंह में नोट डाउन कर लिया था, और फिर मैं लास्ट में सिर्फ फुंदन सिंह ही पढ़ा, मैं बीडी सिंह और नहीं पढ़ा, क्योंकि उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें मुझे नोट डाउन मिल गए। और जो चैप्टर्स नहीं दिए हुए थे मतलब फुंदन सिंह में, उसका मैंने 1 पेज का नोट्स बनाया और बाकी पीडीएफ से मैंने फॉलो किया। मैं और एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा प्लांट ब्रीडिंग में, जो कि है हम लोग को क्या करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है कि इंस्टीट्यूट्स, सेंटर्स, ठीक है, कहाँ कितने हैं, सब कुछ एकदम नंबर कहाँ पे है, उसके बाद जैसे कि वो लोकेशन क्या है उस इंस्टीट्यूट का अच्छे से रट लेना है, एक एक चीज़ को रट लेना है। ये आपको नेमराज चुंडा में भी मिल जाएगी, साथ में बीडी सिंह और फुंदन सिंह में भी आपको रिसर्च और इंस्टीट्यूट्स के लोकेशंस ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई। और दूसरा और एक पॉइंट आता है प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नाम की जो यूनिट आती है, यूनिट बीडी सिंह में उतने अच्छे से कवर नहीं किया, तो उसको मैंने कवर किया था एक ख्याति नाम के पीडीएफ से, और वो पीडीएफ में बहुत अच्छे से दिया हुआ आपको गैट, WTO, उसके बाद ट्रिप्स, सब कुछ का मिल जाएगा, हिस्ट्री, मैड्रिड प्रोटोकॉल, तो उन सब के बारे में कौन से ईयर में कौन आई थी, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल, उसके बाद उसके रूल्स, सब कुछ अच्छे से जो है आपको शॉर्ट लिस्टेड वे में मिल जाएगी। और बीडी सिंह में जो ये रैंडमली लिखा है तो उतना अच्छे से समझ में आती नहीं है, तो आप ये ख्याति वाला पीडीएफ से आप IPR को रेफर कर सकते हो। और जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है आप जो है इसको क्या कर सकते हो, जो GI टैग्स है इसको अलग से आप वेबसाइट से उसको कवर कर सकते हो कि रिसेंट्स कौन कौन सा आए हैं, तो उससे आपको हेल्प मिल सकती है, एग्जाम में वो क्वेश्चन फंस सकते हैं, ठीक है। ये हो गई प्लांट ब्रीडिंग का। अब हम लोग बात करते हैं प्लांट पैथो की बात। तो प्लांट पैथो में ज़्यादा कुछ नहीं है, प्लांट पैथो बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, बहुत जन इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं है, आपको जो है अंग्राव के 4 पीडीएफ आते हैं, सिंपल अंग्राव के 4 पीडीएफ आते हैं, जो फंडामेंटल्स, एक प्रिंसिपल्स नाम के आती है और 2 डिजीजेस के आते हैं। एक आता है तुम्हारा फील्ड वाला और एक आता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के, फील्ड क्रॉप्स के और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के। ये चारों पीडीएफ को रगड़ दो, ठीक है। और सबसे पहले फंडामेंटल्स को पढ़ो, फंडामेंटल्स में हिस्ट्री पढ़ो, उसके बाद जो भी एक एक मतलब सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स को पढ़ो, टॉक्सिन्स जितने भी है, पैथोजेनेसिटी, उसके बाद जो है डिजीज साइकिल, सारे के सारे चैप्टर्स आप खत्म करो। फिर जो है आप क्या करो, उठाओ प्रिंसिपल्स वाले मतलब जो है टॉपिक्स को उठाओ, उसमें आप जो है माइकोलॉजी के बारे में पढ़ो, उसमें जो है ये टिश्यूज का, न्यूट्रिशन, फंगस का, सब कुछ उसका जो है एकदम सिमिलरली लाइन से पढ़ो। और जो है जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन है एनिसवर्थ वाला, पहले आप उसको प्रायोरिटाइज करो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको समझो, और अंग्राव के पीडीएफ को डेडिकेटेडली अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि जब आप अंग्राव के पीडीएफ को पढ़ लोगे तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा फंगस के किंगडम के बारे में, फंगस के फैमिलीज मेंबर्स के बारे में, आपको उसके बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि हर एक फंगस का सबको याद करते बैठते हैं कि ये डिजीज के इटियोलॉजी में क्या आएगा, ये डिजीज में कैसा क्या रहेगा, बट आपको एक पता रहेगा कि वो फंगस कौन से क्लास और कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप आराम से बता दोगे कि, क्योंकि सबके बेसिक सिमिलरिटीज होते हैं क्लासेस में, आपको पता है ये क्लास में ये चीज़ होती है, वो क्लास में वो चीज़ होती है, तो क्लासिफिकेशन आपका क्लियर होगा। आप आराम से जो है डिजीज साइकिल और उसकी इटियोलॉजी सब बता सकते हो कि उसके जो प्राइमरी इन्फेक्टिव जो ये होते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्टिव स्पोर्स क्या होते हैं, आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। उसके जो स्पोरेंजियोस्पोर्स के ब्रांचिंग है क्या नहीं है, सब कुछ जो आपका जो है क्लासिफिकेशन से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन एनिसवर्थ वाला अच्छे से पढ़ो, और एनिसवर्थ क्लियर होने के बाद उसके बाद आप HC दुबे में जाओ। तो पहले आप क्या करो, ये दोनों अंग्राव के फर्स्ट और सेकंड पीडीएफ को पढ़ो, फिर HC दुबे को रेफर करो। HC दुबे के बाद आप जो है जब लास्ट मतलब जो आपका थर्ड ईयर में आप पढ़ते ही हो ऐसे डिजीजेस के बारे में, तो डिजीजेस को जो है लास्ट में आप पढ़ो। तो डिजीजेस को क्या करना है, लास्ट में आपको ये पीडीएफ से भी पढ़ना है, साथ में आपके कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है उससे भी आप ज़्यादा ध्यान मत दो, जो मेन क्रॉप्स लिखे हैं ICR के सिलेबस में वही सब पढ़ो। मे बी 5 की 10 ऐसे कुछ क्रॉप्स हैं, उनके जो है नेमराज चुंडा से भी कवर कर लो उसको सॉरी, और उसको आप क्या करो, इससे भी कवर करो, जैसे कि जो अपना अंग्राव के पीडीएफ है उससे भी कवर करो। और कवर करने के बाद आप क्या करो, इसके जो है इसके क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। प्लांट पैथो के क्वेश्चंस आप जो है उत्पल कुमार भट्टाचार्य ये बुक से लगा सकते हो, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी है, ठीक है। तो ये सब जो है प्लांट पैथो के लिए हो गई। प्लांट पैथो बहुत सिंपल है, मैं बोलूंगा बुक्स को अच्छे से पढ़ो, एक एक लाइन को समझ के पढ़ो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अंग्राव के पीडीएफ में लिखा है, बट आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। इधर से उधर रैंडमली आप कुछ भी उठा के पढ़ोगे तो आपको पैथोलॉजी समझ में नहीं आने वाली है। समझ में आएगी तभी जब आप क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ोगे। और एनिसवर्थ को ऐसा नहीं कि एनिसवर्थ अभी चेंज हो गया, उसमें से अभी क्रोमिस्टा बन गया, स्टेमिनोपिला बन गया, वो सब आपको HC दुबे में मिल जाएगा, बट पहले आप ये समझो कि ये सब आए
आए कहाँ से थे, उसको पहले कहाँ पे रखा जाता था, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, प्लाज्मोडियोफोरो जो माइकोटा है, ठीक है, उसमें कौन कौन से आते थे। तो ये सब जब चीज़ों को पढ़ोगे कि पहले उसको फंगस में रखा जाता था, बाद में इसको हटा दिया गया, बाद में इसको इसमें रखा गया, प्रोटोजोआ में रखा, तो ये सब चीज़ों को जब आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। ऐसे ही जो आप उठा के पहले एच सी दुबे पढ़ोगे, फिर बाद में आप अंगराव पढ़ने जाओगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो सीक्वेंसली पढ़ो और इसी से प्लांट पैथो चीज़ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और प्लांट पैथो के लिए कोई नोट्स नहीं, अंगराव के दोनों PDF को अच्छे से पढ़ो और एच सी दुबे को पढ़ लो। और वायरस, बैक्टीरियोलॉजी, इसके तो कोई छोटे छोटे चैप्टर्स है, और वेक्टर्स को अच्छे से याद कर लो, कौन सा वेक्टर किसको कैरी करता है, तो इसी से प्लांट पैथो खत्म हो जाती है। अब जो नेक्स्ट मैं बात करूंगा वो है सीड साइंस। देखो, सीड साइंस का जो है PK अग्रवाल की एक छोटी सी PDF आती है, उसको अच्छे से पढ़ लो। और जो मैं यही बोलूंगा कि सीड साइंस में ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ आता नहीं है, क्वेश्चंस कम ही आते हैं। और आपको क्या करना है, जैसे कि एक रंगा एंड नाइकी का एक बुक आता है, ठीक है, उसको आपको ऑनलाइन PDF भी मिल जाएगी, तो उस PDF को अच्छे से लगा लो, कौन से क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, आप अच्छे से उसको लगा लो, तो आपका सीड साइंस ऑलमोस्ट कवर हो ही जाता है। और आप जो 11-12 में जो बेसिक सीड्स के बारे में पढ़ते हो, उसके एम्ब्रियो सीड्स के बारे में, जैसे माइक्रोपाइल और ये सब जो चीज़ें होते हैं सीड के बोटानी के बारे में, फिर जो है सीड टेस्टिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है। उसमें से फेनॉल टेस्ट, अल्कोहल टेस्ट, ये सब अच्छे से आप जो है BD सिंह से पढ़ सकते हो। एक कंप्लीट चैप्टर आती है, उस चैप्टर को आप पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ के पढ़ोगे। सीड सर्टिफिकेशन का क्या प्रोसेस एकदम कंप्लीट शुरू से, ठीक है, कि एक ब्रीडर उसको बनाता है सीड को एकदम जो है कंप्लीट उसका सर्टिफिकेशन तक, ठीक है, उसको एज अ वैरायटी डिक्लेयर करने तक। तो ये सब चीज़ों को जब आप पढ़ोगे BD सिंह से तो आपका सीड साइंस मतलब जो है छोटा छोटा हो ही जाएगा। और आपको नोट्स भी आप कहीं से बना सकते हो, कहीं से आपको मिलते हैं तो आप उसको कवर कीजिए, नोट्स से आपको जो हेल्प मिलेगी। ऐसा आप डेडिकेटेडली सीड साइंस के लिए कोई बुक को आप कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता है, ठीक है। और एक आता है माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी आप प्लांट पैथो के साथ ही कवर होती रहती है, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस आप जब HC दुबे से और अंगराव से पढ़ोगे तो आपका माइक्रोबायोलॉजी होते रहेगा। और साथ में आप TNU का एक PDF आता है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का, आप ये TNU के PDF से भी आप उसको पढ़ सकते हो, जैसे कॉज पॉस्टुलेट हो गए, ये सब हो गए, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो इसी टाइप से ये सारे सब्जेक्ट्स कैसे टैकल करना है, डील करना है। और जो मेन चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। जैसे कि मेरे भी प्रिपरेशन टाइम में बहुत सारे कंसिस्टेंसी में मेरा बहुत प्रॉब्लम आता था कि मैं 1 महीना उसका प्रिपेयर किया, फिर मैंने कॉलेज के कुछ काम आ गए या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। आखिर तक आपको नहीं छोड़ना है, आखिर तक आपको जो है लगे रहना है। आप ये सोचते हो कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, मैं इस साल मेरा नहीं पता कैसा जाएगा, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लगे रहना है। ये एक ऐसी एग्जाम है, आप लास्ट के 2-3 महीने भी अच्छे से पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ ये नहीं आता।